बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने टेस्ट नंबर 33 चेक करना है और लेसन नंबर 13 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का तारुफ भी होगा और कुछ पढ़ेंगे भी। मेडिकल के स्टूडेंट्स उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उन्होंने पेनिसिलिन दरियाफ़्त की थी। तो जैसा कि पहले भी बताया है, ये जो 5 चैप्टर हैं ज़रा लेंथी हैं, इनमें हीरोज़ डिस्कस किए गए हैं अहम। पहले में आपको पता ही है सर चर्चिल, दूसरे में क्रिस्टोफर और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पहले टेस्ट चेक करें। टेस्ट नंबर 33 नंबर 1 इनक्लाइन यहाँ डिसेंट डेल्टा, नीचे को आना, निचली जगह को नशेबी जगह को कहते हैं। नंबर 2 फैंग्स, सांप के स्पेशली लंबे दांत होते हैं और टेढ़े होते हैं, उनको कहते हैं अल्फ़ा। और टीथ इम्पैक्ट असर, बीटा और इफेक्ट। इंस्टिंक्टिवली जिबिल्ली तौर पर, नेचुरली चार्ली और नेचुरली खुद हो जाना ना, स्पॉन्टेनियसली, इनवॉलंटरीली, इम्पल्सिवली, ये सारे इसके सिनोनिम होंगे। नंबर 5 नोटोरियस, बदनाम को कहते हैं, किसी बुरी वजह से मशहूर हो जाना, तो डेल्टा और डी फेम्ड। डिप्रेशन, फिर नशेबी जगह को, यहाँ कम से कम डिच आएगा। डिच वैसे खंदक को कहते हैं, तो डेल्टा, ऊपर वाले में भी डेल्टा, ये भी डेल्टा। तो ये लो लाइंग एरिया, ज़रूरी नहीं है खंदक हो, ज़रा वैसे नशेबी जगह हो तो उसको कह लेंगे। नंबर 7 क्राउच घुटनों में सर दे के बैठ के झुकने को कहते हैं, तो यहाँ डेल्टा और बेंट, ज़्यादातर ये डी चल रहे हैं। आज देखा आपने कि वो 5 में भी डेल्टा, छठा भी डेल्टा, 7वां भी डेल्टा, और अब आगे 8वां फॉर गुड, हमेशा के लिए, ये भी डेल्टा, फॉर एवर डेल्टा। नंबर 9 पे क्वाइट, वो बल खा के बैठना, जैसे सांप बैठता है, उसको उर्दू में कुंडली मारना कहते हैं, तो 9 का ट्विस्ट बल खाना। 10th ग्लिम्प्स, झलकी को कहते हैं, डेल्टा और ग्लैंस। टेस्ट आपका ख़त्म हुआ। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का तारुफ। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे जो आपके कोर्स में शामिल किए गए हैं, इनके 2 मकासद हैं। मालूमात में इजाफ़ा, कंटेंट तो है ही है, लेकिन ये एक्चुअली लिटरेचर है, तो इनकी लिटरेरी वैल्यू की वजह से ये ज़्यादा अहम हो जाते हैं। कि लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा है। पैट्रिक प्रिंगल लिखने वाले हैं, तो वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पे, उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनके अचीवमेंट्स पे उन्होंने ऐसे लिखा है। तो स्टूडेंट्स, इसका तारुफ यूँ है कि मेडिसिन हमेशा से अहम मसला बना रहा है। इंसानी ज़िंदगियों को बचाने के लिए, इलाज करने के लिए पुराने दौर में और तरह की तिब थी। वक्त बीतने पे रफ्ता रफ्ता तरक्की हुई और जदीद तिब वजूद में आई। लेकिन आपको ये देखकर सुनकर बड़ी हैरत होगी कि 19वीं सदी तक बैक्टीरिया का इल्म ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था कि बैक्टीरिया भी कुछ होते हैं। सर्जन हजरात एक ही निश्तर से, एक ही नाइफ से ऑपरेशन करते चले जाते, एक ही सिरिंज से टीके लगाते चले जाते। तो आज आप ज़रा सोचें तो खौफ आने लगता है कि हशर क्या होता होगा। बीमारी सर्जन से आगे फैलती चली जाती थी। तो सबसे पहले इसका इलाज करने के लिए पास्चर मैदान में आया। वो भी आगे चलकर इससे अगला ही सबक है, वो आप पढ़ेंगे। लुई पास्चर जो फ्रेंच केमिस्ट था, एक्चुअली वो मेडिसिन का शख्स ना था, केमिस्ट्री का बंदा था, लेकिन कैसे वो मेडिकल फील्ड में आया, ये असल ऐसे जो नेक्स्ट आ रहा है पेज 69 पर, उसमें हम तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन उसने पहली बार बताया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज़ नॉट अ फैक्ट। क्या मतलब? कि चीज़ें खुद ब खुद पैदा होना ये हकीकत नहीं है। कि लिविंग थिंग्स कैन बी बॉर्न ओनली आउट ऑफ लिविंग थिंग्स, दीज कैन नॉट टेक बर्थ फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। वो बायोजेनेसिस
और बायोजेनेसिस आप सबको बखूबी पता है। तो उसने ये तसव्वुर दिया था पहली बार, गोया पास्चर ने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री लोगों को, दुनिया वालों को बैक्टीरिया ढूंढ के दिए कि ये बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से बीमारी फैलती है। अब ज़रा गौर करें कि पहले मलेरिया को ही मैल एरिया कहा जाता था कि बुरी हवा से फैलता है। तो पास्चर की डिस्कवरी की बदौलत पता चला कि ये हवा वगैरह से नहीं फैलता, बल्कि एक जर्म है, बैक्टीरियम है, जिसको एनोफिलीज जो मादा मच्छर है वो उसका कैरियर है, वो एक जगह से दूसरी जगह फैलाती है। तो ये बहुत बड़ा कमाल है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कंट्रीब्यूशन है पास्चर का। अब पास्चर ने ये बता दिया कि ये जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये जो बैक्टीरिया है, ये बीमारी फैलाते हैं और ये ज़िंदा है। इसके बाद इसको बुनियाद बनाते हुए इंग्लिस्तान का एक सर्जन, जिसको बाबाए सर्जरी कहते हैं, लॉर्ड लिस्टर, उसने कहा कि अच्छा ये ज़िंदा हैं तो इनको मारा भी जा सकता है फिर। और उसने पास्चर की डिस्कवरी को प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी किया, यानी सर्जरी करने के लिए जरासीम मारने की कोशिश की। अब वो कैसे? वो जो केमिकल एंटीसेप्टिक थे, यानी कीमियाई जरासीम कुश, जर्म किलर, उनको इस्तेमाल में लाया। मसलन जब ये पता चल गया कि जर्म ज़िंदा हैं तो उसने हाथों पर कार्बोलिक एसिड या इस तरह के दीगर आयोडीन या कुछ और भी एसिड वगैरह वो यूज़ किए जा सकते थे जिनसे जरासीम मारे जाएं, तो वो अप्लाई कर लेता। इंस्ट्रूमेंट्स को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भिगो लेता, मरीज़ के पेशेंट पर इसी कार्बोलिक एसिड या दीगर एंटीसेप्टिक का स्प्रे कर लिया जाता, कमरे को जरासीम से पाक कर लिया जाता। इस तरह से जरासीम से पाक करने को स्टेरलाइज करना कहते हैं, स्टेरलाइज, STERILIZE। तो ये भी, इस लफ्ज़ से भी आप वाकिफ़ हैं। अब इससे बहुत बेहतरी आ गई। लॉर्ड लिस्टर ने जब ये तरीक़ाकार इख्तियार किया तो बहुत बेहतरी आ गई, बहुत सारे मरीज़ बचने लगे, डेथ रेट बहुत नीचे आ गया। लेकिन बाद में एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया, और ख़ासकर आलमी जंगों में बहुत बड़ा मसला, कि ये तो तरीक़ा इलाज जो था ये प्रिवेंटिव मेजर है कि जरासीम को हाथों के ज़रिए, सांस के ज़रिए, आलात के ज़रिए, सिरिंज के ज़रिए बाहर से जिस्म के अंदर ना जाने दिया जाए। लेकिन स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स टू बी स्पेशली अटेंटिव, ये गौर करें, मसला ये था कि अगर जिस्म के अंदर पहले से ही जरासीम हो तो क्या किया जाए। आप तो शायद ये जवाब ना दें, लेकिन उस वक्त यही जवाब दिया गया कि उनको भी इसी तरह से मार लें, यानी उनके जिस्म में केमिकल एंटीसेप्टिक्स डालें, कार्बोलिक एसिड वगैरह डालें, जिससे जरासीम मर जाएंगे। और बात भी सही है, लेकिन आप समझते हैं कि उनसे जरासीम तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन मरीज़ भी मर जाएगा, क्योंकि वो तो एक तरह का जहर होते हैं। अब लकीली इसी सदी में एक और शख्स जो पास्चर का शागिर्द था, मेचनिकोफ, METCHNIKOFF, मेचनिकोफ रशियन था। उसने इंसानी जिस्म के वाइट ब्लड सेल्स डिस्कवर करके दिए, ल्यूकोसाइट्स डिस्कवर किए, और उसने दुनिया वालों को बताया कि ये कुदरत ने दिफाई निज़ाम रखा हुआ है, ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं खुद ही बीमारी से बचाते हैं। सारी दरमियान में डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स हो गई। तो मेचनिकोफ ने वाइट ब्लड सेल्स ढूंढ के दिए और ये बताया कि ये नेचुरल डिफेंस है। तो जब आप केमिकल एंटीसेप्टिक जिस्म से बाहर से जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं तो वो तो ल्यूकोसाइट्स को भी तबाह कर देते हैं। तो वैसे तो शायद मरीज़ मारी ना जाता, बच ही जाता, लेकिन अब जब बाहर से केमिकल्स अंदर जिस्म में भेजे जाएं तो ल्यूकोसाइट्स मर जाएंगे, रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बंदा सत्यानाश। तो फ्लेमिंग इस वक्त सीन पे आता है। हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री आप जब ऐसे पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे।
फ्लेमिंग और इसके दोस्तों ने, ख़ासकर फ्लेमिंग ने ये ज़ोर दिया कि डॉक्टर हजरात बरादरान, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटलैंड का डॉक्टर था। अब तीनों के नाम देख लें तरतीब में। लिस्टर बाबा सर्जरी वो इंग्लिश हुआ, पास्चर केमिस्ट्री का फ्रेंच हुआ, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरियोलॉजिस्ट बाकायदा डॉक्टर था, तो ये स्कॉटलैंड का था। तो इसने इंसिस्ट किया कि आप लोगों का तरीक़ाकार गलत है, ये नहीं होना चाहिए, कोई और चीज़ ढूंढें जो जरासीम को मारे ना मारे लेकिन वो ल्यूकोसाइट्स को सपोर्ट करे। लेकिन ऐसी चीज़ कहाँ से मिलती? आखिरकार आप पढ़ेंगे कि ख़ुद फ्लेमिंग ने ही एक्सीडेंटली वो ढूंढी। वो मैं तारुफ फिर नहीं करवाऊँगा, मैं पढ़ना ही शुरू कर देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को कुछ को पता है, इस नाम से वाकिफ़ हैं, वो इंशाल्लाह पढ़ने में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप अब बुक खोल लें और पढ़ना शुरू कर दें। आज हम एक सफ़ा के करीब पढ़ेंगे, फिर तरतीब से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बड़े अच्छे अंदाज से ऐसे लिखा गया है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेज 61, पैट्रिक प्रिंगल। पास्चर डिस्कवर्ड जर्म्स, ये है ना कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज़ नॉट अ फैक्ट। पास्चर ने जरासीम दरियाफ्त किए, एंड लिस्टर किल्ड देम, लिस्टर ने उनको मारा। दीज टू मैन टुगेदर, इन दोनों आदमियों ने मिलकर रेवोल्यूशनाइज द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। रेवोल्यूशनाइज्ड, चेंज्ड ऑल टुगेदर, इनकलाब बर्पा कर दिया। इन दोनों हजरात ने मिलकर मेडिसिन की थेरी में और मेडिसिन की प्रैक्टिस में, यानी उनके नज़रियात में और अमली सूरत में इनकलाब बर्पा किया। ये दोनों लोग इनकलाब लेके आए। लुई पास्चर, लुइस या लुई दोनों पढ़ सकते हैं। लुई पास्चर अ फ्रेंच केमिस्ट डिस्कवर्ड, फ्रांसीसी केमिस्ट लुई पास्चर ने दरियाफ्त किया दैट डिजीज़ वाज काज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के बीमारी का सबब जिंदा ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ऑर्गेनिज्म कोई भी जिंदा सेल, सो स्मॉल, जो इतने छोटे होते हैं, दैट दे कुड नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, कि उन्हें नंगी आँख से नहीं देखा जा सकता। क्या मतलब नंगी आँख से? यानी माइक्रोस्कोप से तो देख सकते हैं, वो नहीं देखा जा सकता उन्हें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये उनके मुख्तलिफ नाम हैं, उनको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लें, और माइक्रोब्स, और बैक्टीरिया, और जर्म्स, द वर्ड्स ऑल मीन द सेम थिंग। ये सारे अल्फाज एक ही माना रखते हैं। तो इनको नंगी आंख से नहीं देखा जा सकता, ये पास्चर ने दुनिया वालों को ढूंढ के बताया। जोसेफ लिस्टर, एन इंग्लिश सर्जन, जोसेफ लिस्टर जो इंग्लिस्तान का सर्जन था, लेटर लॉर्ड लिस्टर, बाद में उसको लॉर्ड का खिताब मिला और वो लॉर्ड लिस्टर बना। द फर्स्ट मेडिकल पियर, पियर नोबल मैन, ये दरअसल इंग्लिस्तान में हायरार्की है ख़ानदानी तौर पर, कि वो फ़लाँ ड्यूक है, फ़लाँ स्क्वायर है, फ़लाँ डचेस है, फ़लाँ अर्ल है, तो उनको कहते हैं जिसको विरसे में कोई इज़्ज़त मिली हुई हो, उसको पियर कह लेते हैं। नोबल मैन आप कह लें। द फर्स्ट मेडिकल पियर, तो ये लॉर्ड लिस्टर जो पहला मेडिकल का लीडर था, पियर था, अप्लाइड पास्चर्स डिस्कवरी टू सर्जरी, उसने पास्चर की दरियाफ्त को सर्जरी में इस्तेमाल किया, यानी पास्चर की दरियाफ्त से फ़ायदा उठाते हुए सर्जरी में इसे अपनाने की कोशिश की। सिंस जर्म्स आर अलाइव, चूँकि जर्म जिंदा हैं, सिंस या चूँकि, जर्म्स कैन बी किल्ड, उन्हें मारा जा सकता है। दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई हीट और पॉइजनड बाई सर्टन केमिकल्स कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स, उन्हें या तो आप गर्मी से तबाह कर सकते हैं या फिर केमिकल से, मखसूस किस्म के केमिकल्स, कीमियाई दवाओं से जहर दे के मार सकते हैं, जिन्हें के एंटीसेप्टिक्स कहा जाता है। एंटीसेप्टिक्स जर्म किलर। कार्बोलिक एसिड इज़ वन, और कार्बोलिक एसिड उनमें से एक है। और एसिड पढ़ना है, एसिड नहीं पढ़ सकते आप।
तो ये तेज़ाब है एक, एंड दैट वाज द जर्म किलर लिस्टर यूज्ड, और यही वो जरासीम कुश था, जरासीम मारने वाली दवाई थी जो लिस्टर ने इस्तेमाल की। प्रीवियसली, इससे पहले, यानी इन द पास्ट, फॉर्मरली, सर्जन्स हैड विदाउट नोइंग इट, बगैर जाने, अनजाने में ही, अनइंटेंशनली, अननोइंगली, सर्जन्स हैड इन्फेक्टेड देयर पेशेंट्स ऑन द ऑपरेटिंग टेबल विद जर्म्स। सर्जन हजरात ऑपरेशन की मेज़ पर अपने मरीज़ों को खुद ही जरासीम लगा देते थे। इनफैक्ट यानी वो बैक्टीरिया, जर्म्स ट्रांसफ़र कर देना, आगे लगा देना। चीफली फ्राम देयर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ज़्यादातर अपने ही सर्जरी के आलात से बीमारी फैला देते, जरासीम दूसरों तक पहुंचा देते थे सर्जन हजरात पास्चर से पहले, चूँकि उन्हें पता ही नहीं था कि जर्म्स भी कुछ शाय होते हैं। लिस्टर स्टेरलाइज्ड हिज इंस्ट्रूमेंट्स विद कार्बोलिक एसिड, लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड से अपने आलात सर्जरी को स्टेरलाइज किया, डिसइंफेक्ट किया, जरासीम से पाक किया, एंड यूज्ड कार्बोलिक एसिड टू किल द जर्म्स ऑन हिज हैंड्स, ऑन द पेशेंट स्किन एंड इवन द एयर इन द ऑपरेटिंग थिएटर। तो उसने कार्बोलिक एसिड को ही इस्तेमाल किया अपने हाथों पर जरासीम मारने के लिए, ऑन द पेशेंट स्किन, मरीज़ की जिल्द पर उसका स्प्रे कर लेता होगा, एंड इवन इन द एयर इन द ऑपरेटिंग थिएटर, और ऑपरेशन थिएटर की हवा में, फ़िज़ा में भी जरासीम को मार लेता था कार्बोलिक एसिड के ज़रिए। देन ही कुड कट हिज पेशेंट्स ओपन विदाउट फियर ऑफ इन्फेक्टिंग दैम, फिर वो अपने मरीज़ को उसकी चीर फाड़ काट के ऑपरेशन कर सकता था, इस खौफ से के बगैर, इस खौफ के बगैर ऑफ इन्फेक्टिंग दैम विद द जर्म्स ऑफ डिजीज़, कि बीमारी के जरासीम उनको लग सकेंगे। तो आप ये मैं तफसील भी बताया हूँ इस पैरे में, वो प्रिकॉशनरी मेजर हैं जो लिस्टर ने लेना शुरू किए पास्चर की डिस्कवरी की बुनियाद पर। लिस्टर्स एम वाज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, लिस्टर का मकसद था बीमारी को रोकना, प्रिवेंट करना, चेकिंग, यानी जरासीम को बाहर से अंदर ना जाने दिया जाए, इन्फेक्शन ना लग सके। द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज एंटीसेप्टिक मेथड, एज इट वाज कॉल्ड, वाज टू स्टॉप जर्म्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द बॉडी। ऑब्जेक्ट, मकसद, उसके एंटीसेप्टिक मेथड जैसा कि उसको नाम दिया गया। तो ये जरासीम कुशी का ये जो तरीका था, इसका मकसद क्या था? टू स्टॉप जर्म्स फ्राम गेटिंग इनटू द बॉडी, कि जरासीम को जिस्म में दाखिल होने से रोका जाए। द क्योर ऑफ डिजीज़ वॉज अ मोर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, वही मसला जो मैंने आपके साथ स्टूडेंट डिस्कस किया। ये तो प्रिवेंशन हो गया कि बाहर से जरासीम को जिस्म के अंदर ना जाने दिया जाए, लेकिन बीमारी की सूरत में तो जर्म पहले ही जिस्म के अंदर होते थे, तो वो उसका इलाज कैसे किया जाए? द क्योर ऑफ डिजीज़ वॉज अ मोर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, बीमारी का इलाज और भी ज़्यादा मुश्किल मसला था। फॉर हियर द जर्म्स वर ऑलरेडी इन साइड द बॉडी, चूँकि इस सूरत में जरासीम पहले से ही जिस्म के अंदर होते थे। सर्टनली दे कुड बी किल्ड बाय द सेम एंटीसेप्टिक मेथड, जवाब ये दिया गया, यकीनन इन जरासीम को आप उसी जरासीम को इस तरीके से मार लें जिस तरह से जिस्म से बाहर वाले जरासीम को मारते हैं, जिस्म के अंदर वालों को भी मार लें। बट इट वॉज सून फाउंड, लेकिन बड़ी जल्द ही ये पता चला दैट अ केमिकल, कि ऐसी कीमियाई दवाई दैट डिस्ट्रॉयड जर्म्स, जो जरासीम को मारती थी, आल्सो डिस्ट्रॉयड द सेल्स ऑफ द बॉडी, वो जिस्म के सेल्स को, जिस्म के खुलियों को भी बर्बाद कर देती थी। इंजेक्टिंग कार्बोलिक एसिड इनटू द ब्लड वाज ट्राइड, इंजेक्शन लगाना, टीके लगाना। कितनी खौफनाक बात है बच्चों कि कार्बोलिक एसिड के खून में टीके लगाए गए, ये तरीका आजमाया गया। एंड क्विकली अबेंडेंड, फिर बड़ी जल्द छोड़ दिया गया। अबेंडन, गिवन अप, तर्क कर देना। फॉर, क्योंकि
इट डिड मोर हार्म देन गुड, ये नुकसान ज़्यादा करता था, फ़ायदा कम करता था। टू किल ऑल द जर्म्स, अगर तमाम जरासीम को मारना होता, द डोज वुड हैव हैड टू बी स्ट्रांग इनफ, तो दवाई की खुराक को इतना स्ट्रांग होना पड़ता, इतनी ज़्यादा दवाई की खुराक देना पड़ती, टू किल द पेशेंट टू, कि उससे मरीज़ भी मर जाता। तो ये तो बहुत ही नुकसानदेह बात थी। इट वॉज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट नेम्ड मेचनिकोफ, अ प्यूपिल ऑफ पास्चर, हु रिवील्ड द ट्रू नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ये एक माहिर बैक्टीरिया था जिसका नाम मेचनिकोफ था और ये पास्चर का शागिर्द था। रिवील ज़ाहिर करना, डिस्क्लोज्ड, डाइवर्ज, तो उसने मसले की नौइयत को वाज़े किया दुनिया वालों पर। ही डिस्कवर्ड द बॉडीज़ नेचुरल आर्मर अगेंस्ट डिजीज़। आर्मर वो लोहे का लिबास होता है जो पूरे जिस्म पर पहन लिया जाता है ताकि दुश्मन के वार से बचा जा सके। तो यहाँ हो गया डिफेंस सिस्टम। नेचुरल आर्मर, कुदरती दिफा, तो उसने कुदरती दिफा जो जिस्म का है बीमारी के ख़िलाफ़ वो ढूंढ के दिया, और वो क्या है? द ल्यूकोसाइट्स और वाइट सेल्स ऑफ द ब्लड। पहले लोगों को इनका भी नहीं पता था, तो उसने वाइट ब्लड सेल्स ढूंढ के दिए। ही शोड, उसने ये भी जाहिर किया, ये भी बताया दैट व्हेन जर्म्स एंटर द बॉडी, ये कुदरत का कमाल देखें, ये भी पहली बार मेचनिकोफ ने बताया कि जब बाहर से कोई हमला आवर जरसूमा, कोई जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं तो होता क्या है। ही शोड दैट व्हेन जर्म्स एंटर द बॉडी, उसने बताया कि जब जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, दे आर इमीडिएटली अटैक्ड बाय होस्ट्स ऑफ वाइट सेल्स फ्रॉम द होल नेबरहुड। होस्ट यहाँ मेज़बान नहीं, यहाँ ग्रोह है, ग्रोहों के ग्रोह, बड़ी तादाद में, इन अ लार्ज नंबर। तो बड़ी तादाद में अड़ोस पड़ोस से सारी फौज इकट्ठी हो के ल्यूकोसाइट्स की उस बैरूनी हमला आवर पर हमला कर देती है, उससे डिफेंस करती है। ये भी मेचनिकोफ ने बताया। विच रश टू जॉइन बैटल, और वो वाइट ब्लड सेल्स लड़ाई में शरीक होने के लिए भागते हैं। विद द इन्वेडर, हमला आवर के साथ जो लड़ाई जारी होती है। लाइक सोल्जर्स, उन फौजियों की तरह। आंसरिंग अ ब्यूगल कॉल, जो अपने कमांडर की बिगल की कॉल का जवाब दे रहे होते हैं। तो जब बाहर से कोई जरासीम जिस्म में दाखिल होते हैं तो अल्लाह ताला ने जो बहुत अच्छा निज़ाम रखा हुआ है ल्यूकोसाइट्स वाला, तो जिस्म के तमाम ल्यूकोसाइट्स इर्द गिर्द से इकट्ठे होके बचाव करने के लिए उस हमला आवर से लड़ते हैं। ही शोड दैट डिजीज़ वाज इन फैक्ट अ फाइट बिटवीन द ल्यूकोसाइट्स एंड द जर्म्स। ये भी मेचनिकोफ ने बताया कि वो जो फिर बुखार होता है, तबीयत ख़राब होती है, वो क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर तो मैदान जंग बना होता है। तो दरअसल बीमारी क्या है? इट्स अ फाइट बिटवीन द ल्यूकोसाइट्स एंड द जर्म्स। ये वाइट ब्लड सेल्स और बाहर से हमला आवर होने वाले जरासीम के माबैन लड़ाई होती है। एंड अ फाइट टू द डेथ, और ये लड़ाई मौत पर जाके मुंतज होती है, मौत पर जाके ख़त्म होती है। फार इट एंडेड ओनली विद द डेथ ऑफ द जर्म्स। यहाँ कोई कंप्रोमाइज़, कोई सुलह नहीं होती, कोई अमन मुआहदा नहीं होता। ये मौत की सूरत में ख़त्म होती है कि या तो डेथ ऑफ द जर्म्स, तमाम जरासीम मारे जाते हैं, इन ल्यूकोसाइट्स उन जरासीम को मार डालते हैं, और द डेथ ऑफ द पेशेंट। लेकिन अगर जरासीम तगड़े हो जाएं, वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएं, ल्यूकोसाइट्स कमज़ोर हों, तो फिर मरीज़ मर जाता है। सुलह की कोई सूरत नहीं है। कार्बोलिक एसिड, लास्ट पैरा आ गया पेज 61 का। कार्बोलिक एसिड एंड ऑल द अदर नोन एंटीसेप्टिक्स। कार्बोलिक एसिड और दीगर जितने भी मालूम जरासीम कुछ थे, डिड मोर डैमेज टू ल्यूकोसाइट्स दैन टू द जर्म्स। ये है ना अफसोसनाक बात कि वो जब जिस्म में दाखिल किए जाते तो वो ल्यूकोसाइट्स को नुकसान ज़्यादा पहुंचाते और जर्म्स को नुकसान कम पहुंचाते थे। डैमेज आपको पता, नुकसान, हार्म। तो द प्रॉब्लम वाज, मसला ये था, टू फाइंड समथिंग, कि कोई ऐसी चीज़ ढूंढी जाए दैट वुड अटैक ओनली द जर्म्स,
जो सिर्फ जरासीम पर हमलावर हो, एंड टू हेल्प नॉट डिस्ट्रॉय द फाइटिंग ल्यूकोसाइट्स, और पहले से लड़ने वाले ल्यूकोसाइट्स की मदद करे, ना कि उनको तबाह करे, ऐसी चीज़ कोई ढूंढना थी। ये मसला था, और मसला बड़ा शदीद और गंभीर था। जैसे स्टूडेंट्स आजकल कोरोना वाली सूरत हाल बनी हुई है कि कोई हाल नहीं निकल रहा। द प्रॉब्लम वाज स्टिल अनसॉल्व्ड इन 1906। अब लाइफ हिस्ट्री की तरफ आने लगा है। मसला अभी तक हल नहीं हुआ था 1906 तक, when Alexander Fleming passed the finals of his medical examination, जब फ्लेमिंग ने अपने मेडिकल के इम्तहान का आखिरी फाइनल भी पास कर लिया, एंड जॉइंड द स्टाफ ऑफ द इनॉकुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ सेंट मैरीज हॉस्पिटल पेडिंगटन, और पेडिंगटन में सेंट मैरी का जो अस्पताल था उसके इनॉकुलेशन डिपार्टमेंट, ये टीके लगाने का, कमज़ोर जरासीम के टीके लगाने का स्टाफ उसमें मुलाजमत इख्तियार कर ली। ये 1906 में, जिस साल आपके बर्र-ए-सग़ीर में मुस्लिम लीग वजूद में आती है, तो फ्लेमिंग अपने मेडिकल की डिग्री लेता है और वो मुलाजम हो जाता है। अब आगे लाइफ हिस्ट्री आ रही है जो बहुत आसान है, सफ़ा 1.5, फिर इसका मेडिकल कंट्रीब्यूशन आएगा, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं हम। Alexander Fleming was born on a farm near Darwell in Ayrshire on August 6, 1881। तो ये लाइफ हिस्ट्री होगी। तो 19वीं सदी में 1881 में 6 अगस्त 1881 को पैदा हुआ एयरशायर में डार्वेल के करीब एक खेत में। अब खेत में पैदा होने से मुराद ये है कि इसके वालिदैन फार्मर्स थे, ये नहीं कि सचमुच खेत में पैदा हुआ था। He was the youngest of a family of 8। 8 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। His father died when he was 7 years old। जब अभी वो 7 साल का था तो उसका वालिद फौत हो गया। And his elder brother Hughes, इसको पढ़ना है ये वाव और 3 नुक्तों वाली ये ह्यूज, और उसके बड़े भाई ह्यूज ने टोक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द फार्म, ज़िम्मेदारी का इंतज़ाम संभाल लिया। मैनेजमेंट इंतज़ामी उमूर फार्म खेत के, तो कारोबार उसने संभाल लिया बड़े भाई ने। अलेक्जेंडर वाज देन स्टिल गोइंग टू द विलेज स्कूल। अलेक्जेंडर तब तक अभी गांव वाले स्कूल में ही जा रहा था। एट 10 ही वेंट टू डार्वेल स्कूल। 10 साल की उम्र में वो डार्वेल स्कूल गया। एंड स्टेट टिल ही वाज 12, और वहीं रहा 4 साल मज़ीद, नहीं 2 साल, 12 साल की उम्र तक वहीं पढ़ता रहा। दैट वाज द एज लिमिट, ये उम्र की हद थी कि उसके बाद किसी और इदारे में जाना होता था। द क्वेश्चन वाज देन डिस्कस्ड, फिर ये सवाल पर बहस हुई, ये सवाल ज़ेरे गौर आया, वेदर ही शुड कंटिन्यू हिज एजुकेशन और गो बैक टू द लैंड, कि आया उसको पढ़ाई जारी रखनी चाहिए या वापस खेत पे जाके खेती बाड़ी करनी चाहिए। इट वाज डिसाइडेड टू कीप हिम एट स्कूल, फैसला किया गया कि उसे स्कूल में ही रखा जाए। एंड ही वेंट टू किलमार्नॉक अकेडमी, और वो किलमार्नॉक अकेडमी चला गया। एट 14 ही वेंट टू लंदन, 14 साल की उम्र में लंदन गया। एंड फॉर द नेक्स्ट 2 years ही स्टडीड एट द रीजेंट स्ट्रीट पॉलीटेक्निक। ये लाइफ हिस्ट्री आ रही है, और अगले 2 साल तक रीजेंट स्ट्रीट पॉलीटेक्निक में पढ़ता रहा। 3 of his brothers were already in London। स्कॉटलैंड से लंदन शिफ्ट हो रहे हैं रफ्ता रफ्ता। 3 of his brothers were already in London when he arrived। जब वो लंदन पहुंचा तो उसके 3 भाई पहले ही लंदन में थे। One of them, थॉमस या टॉमस, सही तलफ़्फ़ुज़ टॉमस है, had studied medicine at Glasgow University। तो एक ने मेडिसिन पढ़ी थी ग्लासगो यूनिवर्सिटी में, थॉमस ने ग्लासगो यूनिवर्सिटी में तिब का मुताला किया था। एंड वाज अ क्वालिफाइड ऑकुलिस्ट, और एक सनद याफ्ता आँखों का माहिर था। 2 अदर बिकेम ऑप्टिशंस, 2 मज़ीद भी ऑप्टिशंस आँखों के ही डॉक्टर बन गए। एक्चुअली ये ऑप्टिशन डॉक्टर नहीं, ये आँखों का सामान बनाने वाले नहीं, एंड दूसरी चीज़ें बनाने वाले लोग होते हैं टेक्निकल, इनको ऑप्टिशंस कहते हैं। तो एक भाई क्वालिफाइड ऑकुलिस्ट था, 2 और मज़ीद आँखों के ही डॉक्टर बन गए। एंड बैक इन स्कॉटलैंड, और पीछे वतन में स्कॉटलैंड में, ये मुल्क ही है लंदन इंग्लैंड के साथ ही,
वन ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिड अ डारवेल डॉक्टर। तो एक बहन ने डारवेल के एक डॉक्टर से शादी कर ली, एंड अनदर अ वेटनरी सर्जन, और एक और बहन ने डंगर डॉक्टर से शादी कर ली, वेटनरी सर्जन से शादी कर ली। तो 3 तो भाई हो गए, 2 बहन वही हो गए, तो ये 5 लोग ये हो गए। तो द फ्लेमिंग्स बॉर्न ऑन द लैंड, ये फ्लेमिंग का ख़ानदान, देखें इस तरह से प्लूरल आ जाए तो ख़ानदान के नाम के साथ आप दी लगा सकते हैं, बल्कि लगाना होता है। द फ्लेमिंग्स बॉर्न ऑन द लैंड, तो ये ख़ानदान जो पैदा तो खेतों में हुए थे, वर बिकमिंग अ मेडिकल फैमिली, रफ्ता रफ्ता डॉक्टरों का ख़ानदान बनता जा रहा था। बट व्हेन अलेक्जेंडर लेफ्ट द पॉलीटेक्निक एट 16, लेकिन जब अलेक्जेंडर ने 16 साल की उम्र में वो इदारा छोड़ा, ही वॉज टू टेक अ जॉब एज अ क्लर्क, तो उसको एक क्लर्क की नौकरी करना पड़ी इन अ शिपिंग फर्म, एक जहाज़ साजी जहाज़ रानी की फर्म में, यानी वो कारोबार होता है जहाज़ों का, उसमें नौकरी की। इन लीडन हॉल स्ट्रीट, लीडन हॉल स्ट्रीट में, ये सब कुछ लंदन में ही हो रहा है। देयर वॉज नॉट इनफ मनी, वजह क्या बनी कि इसको वो नौकरी करना पड़ी, क्योंकि काफ़ी पैसा ना था फॉर हिम, उसके लिए, टू स्टडी फॉर अ प्रोफेशन और ट्रेड, कि वो किसी पेशे के लिए या तजारत के लिए मुताला जारी रख सकता। स्टूडेंट्स इतना ही आज काफ़ी है, तारुफ भी हुआ और बाकी भी इंशाल्लाह कल बाकी पढ़ेंगे। देखा आपने बहुत आसान सा चैप्टर चल रहा है, आगे चलकर इसकी मेडिकल कंट्रीब्यूशन जो है वो आप देखेंगे, लेकिन आपको तो छोटे छोटे सवाल भी आ सकते हैं, मसलन कब पैदा हुआ, कहाँ हुआ, उसके भाई बहन कितने थे, फैमिली कंडीशंस क्या थी, वगैरह वगैरह, तो आपको तैयार करना पड़ता है। गुड लक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।